माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर करेंगे जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। हमारा एक चैप्टर और है 6 जनसंख्या, लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे क्योंकि उसमें ना पुराने डाटा दिए हुए हैं जनसंख्या पे जो हमारे एग्जाम में कोई काम आने वाले हैं नहीं, तो हमें उतना एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना हमारा यूपीएससी में पूछा जा रहा है हम सिर्फ उतने पर ही बात करेंगे ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है? तो जो मनुष्य के द्वारा नहीं उगाए जाते, खुद से वो पौधे उगते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति। जैसे जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होते हैं तथा लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उन पर मानव का जो भी प्रभाव है वो नहीं पड़ता है, उसे अक्षत वनस्पति कहते हैं। जो खुद से पैदा होते हैं उसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं? जिसपे मानव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक। वनस्पति को क्या क्या प्रभावित करते हैं? तो वनस्पति को कई प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं। भूभाग, वहाँ की मृदा, तापमान, सूर्य प्रकाश, वर्षण और मनुष्य व समय। मनुष्य भी उस प्राकृतिक पर, आप जानते हो, मनुष्य काट देते हैं, तोड़ देते हैं, बहुत ही समय का भी प्रभाव पड़ता है। बहुत चीज़ें क्या है, प्राकृतिक को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र। फ्रेंड्स, ये आपके इन्वायरमेंट के बहुत सारे क्वेश्चन, आप अगर प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर आपका इन्वायरमेंट का ही है, तो ये भी आप लिए यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, मैं देखो फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं ना कि ये बोलते हैं कि हम 11th-12th कर लेंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बट क्या है ना, मेरे थिंकिंग के हिसाब से अगर आप और सब्जेक्ट के बारे में, तो मैंने आपको बताया कि 6 to 12th 6 से ना करें तब भी चलेगा, लेकिन ज्योग्राफी 6 to 12th आपको करना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स हैं दे रखी जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र। तो पादप व प्राणियों का भौतिक पर्यावरण के साथ संबंध। पारिस्थितिक तंत्र क्या है? जो पादप और प्राणी है, जो पेड़ पौधे और जो प्राणियां हैं, उसका पर्यावरण के साथ संबंध एक साथ होता है। ठीक है, अब हम आते हैं जियोम क्या है? जियोम को बायोम भी कहते हैं। तो धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की विशाल पारिस्थितिक तंत्र है। जियोम को पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं। जो धरातल पर क्या है, एक विशिष्ट मतलब एक अलग ही प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। जो जियोम की पहचान पादप पर आधारित होती है। जियोम की पहचान क्या है? पादप पर आधारित होती है। अब हम बात करते हैं वनस्पति के प्रकार। कितनी प्रकार की वनस्पति है? तो उष्णकटिबंधीय व सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन व झाड़ियाँ, पर्वतीय वन और मैंग्रोव वन। ठीक है, तो कौन से वन कहाँ पे होते हैं, हमें एक डायग्राम के हिसाब से समझने की कोशिश कर। सुन जाता है तो इस तरफ से वर्षा होगी, यहाँ पे अंडमान निकोबार के पास वर्षा होगी, और ये एरिया हमारा क्या है, ज़्यादा वर्षीला होगा। और इस तट पे जो हमने बात की थी पिछले वीडियो में, कोरोमंडल तट, उस पर क्या है, उस पर जो दक्षिण पूर्वी मानसून आती, उत्तरी पूर्वी मानसून जो इस तरफ से मानसून आती है, उससे वर्षा होती है। ठीक है, तो क्या है ना कि आप लोगों से पेपर में कई बार पूछ लेता है कि 100 सेंटीमीटर की लाइंस पे बताइए कि किस तरफ से वो वर्षा होती है। तो एक तो ये वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, और ये जो हमारा 100 सेंटीमीटर वाला वर्षा वाला कोरोमंडल वाला भी तट है, जिसपे 100 सेंटीमीटर के आसपास में वर्षा होती है। तो ये वर्षा हम इस तरफ पश्चिमी तरफ से नहीं आती, ये कोरोमंडल तट वाली वर्षा होती है। ठीक है, तो ये लौटती हुई मानसून की वजह से इस तरफ वर्षा होती है। यहाँ पे क्या है, 25 सेंटीमीटर के करीब में होती है, इधर 50 सेंटीमीटर में थोड़ा हो जाता है, इधर भी 10 से 25 में होती है, इस तरफ ज़्यादा होता है, 400 सेंटीमीटर के प्लस जाता है। यहाँ पे भी मेघालय के पास में जो ये हमारा एरिया है, मेघालय के पास में भी पठार के पास यहाँ पे टकराने की वजह से यहाँ पे भी 400 सेंटीमीटर के करीब में वर्षा होती है। तो इस तरफ ज़्यादा वर्षा होती है। तो जिस तरफ ज़्यादा वर्षा होगी उस तरफ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन सबसे ज़्यादा अधिक होगा, उधर पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे। ठीक है, उसके बाद एक 100 डिग्री का आता है, यहाँ पे एक होता है, एक 2 तरीके का होता है उष्णकटिबंधीय वन की बात करते हैं, पर्वतीय वन की। तो एक क्या है, इस तरफ से ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है, एक सूक्ष्म हो जाता है, एक अर्ध हो जाता है। एक अर्ध उष्णकटिबंधीय है, तो सूक्ष्म इस तरफ आ जाएगा और अर्ध इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म किस तरफ आ जाएगा, मैप के हिसाब से, अगर हम मैप के हिसाब से देखें,
मैप के हिसाब से देखें तो इस तरफ का अर्ध आ जाएगा, इस तरह का शुष्क आ जाएगा, क्योंकि इस तरफ रेगिस्तानी एरिया थोड़ा आ जाता है, क्योंकि इधर कम वर्षा होती है, इस तरफ ज़्यादा। अगर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ ले कि 100 सेंटीमीटर के करीब में कौन कौन सी लाइन है, तो एक तो इस नीचे की साइड आ जाती है, एक ये आ जाती है, और एक कोरोमंडल तट के पास उसके भी 100 सेंटीमीटर के करीब में ही वर्षा होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को। उसके बाद क्या है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ कहाँ पे होते हैं, तो पश्चिमी घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, असम, मेघालय और तमिलनाडु तट के पास 200 सेंटीमीटर से प्लस वर्षा होती है। आप लोगों को पता है कि जैसे ये है, ठीक है, तो ये वाला एरिया इधर से जाएगा, तो ये लक्षद्वीप के पास, ये यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे अंडमान निकोबार के पास, फिर ये यहाँ पे जाके मेघालय, असम वगैरह में ज़्यादा वर्षा करेगी। ठीक है, उसके बाद वृक्षों की ऊंचाई यहाँ पे 60 मीटर से प्लस होती है। जहाँ पे क्या है, वर्षा अधिक होगी, जहाँ पे वर्षा अधिक होगी तो उन्हें पानी की मात्रा ऊपर में ही मिल जाएगा। जहाँ पे वर्षा कम होती है तो क्या है, पेड़ जो है पानी के लिए नीचे जड़ें फैलाती हैं, और वो जो उनकी हाइट क्या है, छोटी हो जाती है। लेकिन जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी तो पेड़ क्या है, मान लीजिए ये है, यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है तो इसी के आसपास में यहाँ पे पानी मिल जाएगा, तो ये जड़ें ज़्यादा नहीं फैलाएगा, इतना ही फैलाएगा, और जो ये इसका वृक्ष का पेड़ है ये लंबा होता चला जाएगा। लंबा होने के साथ इसकी जो पत्तियां भी है ना, इसकी पत्तियां चौड़ी चौड़ी पत्तियां होंगी, क्योंकि चौड़ी चौड़ी पत्तियां नहीं होंगी तो ये सूख जाएंगी, सड़ जाएंगी। ठीक है, तो इस एरिया में इसकी क्या विशेषता है कि इस एरिया में अगर मान लीजिए जहाँ पे ज़्यादा पेड़ लंबे लंबे आप देख रहे हो, पत्ते बड़े बड़े देख रहे हो, तो ये समझो कि वो एरिया हमारा कौन सा एरिया है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन एरिया है। ठीक है, अब वृक्षों की ऊंचाई इतनी दे, वर्ष भर गर्म व आर्द्र जलवायु रहती है। उस तरफ की वर्ष भर क्या है, गर्म और आर्द्र जलवायु रहती है। पतझड़ का कोई निश्चित समय सीमा नहीं होता है। इस एरिया का क्या है, पतझड़ का कोई निश्चित समय सीमा नहीं होता है, इसलिए इसको सदाबहार वन कहा जाता है। कुछ पेपर्स में ये पूछे जाते हैं कि सदाबहार वन क्या पत्तियां गिराती है, पतझड़ होते हैं, तो हाँ होते हैं। एक पर्वतीय वन में क्या है कि एक लिमिट होता है कि इस समय पे पत्तियां गिरेंगी, लेकिन सदाबहार वन पत्तियां झड़ाती है, लेकिन उनका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वृक्ष में कौन कौन से हैं, एबूनी, महोगानी, रोजवुड, रबर, सिनकोना, ये सब क्या है उधर की वृक्षे हैं। और जीव जंतु में कौन, हाथी, बंदर, हिरण और लैमूर, ये सब उस तरफ के जीव जंतु है। अब हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्वतीय मानसूनी वन। मानसूनी वन कौन सा है, तो जहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर के पास में आते हैं, जैसे कि हमारा एरिया हो जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार वगैरह है, इन सब एरिया में। ठीक है, तो आर्द्र पर्वतीय वन और सूक्ष्म पर्वतीय वन, जो हमारा पर्वतीय वन, आर्द्र पर्वतीय वन और सूक्ष्म पर्वतीय वन, जो मैंने आप लोगों को बताया था, इधर आर्द्र इधर सूक्ष्म पर्वतीय वन हो जाता है। इसमें 70 से 200 सेंटीमीटर तक की रहती है, और जो ये एरिया आता है ये 100 सेंटीमीटर की प्लस लाइन बनाती है। ठीक है, तो ये वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर की होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है सूक्ष्म की तरफ। ठीक है, देश की पूर्वी भाग, उत्तर पूर्वी राज्य, हिमालय के गिरिपद, झारखंड और छत्तीसगढ़ में इस तरफ की वर्षा होती है, और बिहार के मैदानी क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार यूपी व उसमें सूक्ष्म पर्वतीय वन होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे वृक्ष कौन कौन से आर्द्र में पाए जाते हैं, तो बांस, साल और शीशम, और सूक्ष्म में सागौन, साल, पीपल और नीम। और यहाँ पे जीव जंतु कौन कौन से रहते हैं, तो शेर, सुअर, हिरन और हाथी। अब हम कटीले वन व झाड़ियाँ की बात करते हैं, तो जहाँ पे कम वर्षा होती है, जहाँ पे क्या है, कम वर्षा होती है, वहाँ पे कटीले वन पाए जाते हैं। जैसे 70 सेंटीमीटर के नीचे ही उसमें गुजरात, आप लोग गुजरात चले जाओ, अभी हद से ज़्यादा वहाँ पे गर्मी आ जाती है। राजस्थान में, एमपी में, यूपी में, हरियाणा में के आर्द्र सूक्ष्म क्षेत्र पाए जाते हैं। इसमें वृक्ष कौन कौन से, आकाशिया, खजूर, नागफनी, खेजरी आदि। आप लोग अगर बिहार के साइड के होंगे तो आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि खजूर वगैरह के पेड़ हम लोगों की भी साइड होते हैं। ठीक है, इसमें जड़ें गहरी व पतली छोटी होती, पत्तियां छोटी होती है। इनकी गहरे क्या है, पानी की खोज में इनकी जड़ें जो है नीचे की साइड भागती हैं, बहुत लंबी चली जाती हैं, और पेड़ क्या है, छोटी छोटी होती है, इनकी पत्तियां भी छोटी छोटी होती हैं। ठीक है, तो उस तरफ अगर वो एरिया आप देखते हो तो कटीले व पर्वतीय झाड़ियाँ टाइप में हो जाती हैं।
अब पर्वतीय वन कौन कौन से हैं? तो तापमान की कमी व ऊंचाई के साथ दो प्राकृतिक वनस्पति में अंतर है। भूमध्य रेखा से टुंड्रा तक की वनस्पति, जैसे भूमध्य रेखा से टुंड्रा तक की जो वनस्पति, पर्वतीय वन पे जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ना वैसे ऐसे आपको पर्वतीय वन में इस टाइप के पेड़ मिलते जाएंगे, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप के पेड़ क्या है, पर्वतीय वन में होते हैं, जो 1000 से 200 मीटर अर्ध शीतोष्ण कटिबंधीय वन, चौड़ी पत्ती वाले ओक व चेरुटन्स वृक्ष होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1500 से 3000 मीटर शंकुधारी वृक्ष, चीर, पाइकान, देवदार, सिलवार, फर, सतूप, सीडर, 300 मीटर के ऊपर घास मैदान होता है। उसके बाद क्या है, एक में क्या हो जाता है, पेड़ हो जाती है, इस टाइप से पहाड़ आ गई। एक यहाँ पे ऊपर में तो सिर्फ बर्फ ही बर्फ रहती है, क्या है, ऊपर में क्या है, बर्फ ही बर्फ रहती है, यहाँ पे तो बर्फें आ जाएंगी। उसके बाद पेड़ पौधे हो जाएंगे, फिर घास आ जाती हैं थोड़ी बहुत, फिर थोड़ी बहुत इस टाइप से पेड़े बनते चले जाते हैं। फिर 36,000 मीटर शीतोष्ण अल्पाइन वन, सिल्वर फर, जूनियर पाइक और चार्ब होते हैं। 400 मीटर से अधिक काई, लाइकेन और मॉस पाए जाते हैं। 400 मीटर से जो अधिक हो जाएगा वहाँ पे काई और लाइकेन पाए जाते हैं, जो पर्वतीय वन पे होते हैं। प्रमुख जीव यहाँ पे कश्मीरी महामृग, जंगली भेड़, खरगोश, याक, तेंदुआ, लाल पांडा। जिस तरफ याक वगैरह आप लोगों को ये सब क्या है, कश्मीर, तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, सॉरी जिस तरफ पहाड़ी एरिया उस तरफ आप लोगों को इस तरह के जानवर देखने को मिल जाएंगे। अब मैंग्रोव वन की बात करते हैं तो मैंग्रोव वन कहाँ कहाँ है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, डेल्टा क्षेत्र में। जो भी डेल्टा क्षेत्र है ना, अगर आप लोग देखो तो डेल्टा क्षेत्र है, जैसे कि इस टाइप पे, जहाँ पे डेल्टा कहाँ बनती है, जब जो नदियाँ हैं वो अपना रुक धीरे धीरे चलने लगती है तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। तो कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सभी जो डेल्टा है वहाँ पे क्या है, मैंग्रोव वन होते हैं। जैसे नारियल, तारा, सुंदरी। जीव यहाँ पे कौन कौन, रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ और घड़ियाल, ये सभी यहाँ पे मैंग्रोव वन के पास ही पाए जाते हैं। अब वन्य प्राणी की बात कर लेते हैं तो भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर व बाघ दोनों पाए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में, क्योंकि विश्व में ऐसा अकेला देश हमारा ही है जहाँ पे शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर यानी गुजरात है। जो भारतीय शेर है उसका प्राकृतिक स्थल कहाँ है, गिर यानी कि गुजरात में। अब प्रवासी पक्षी की बात करते हैं तो साइबेरियन सारस, लाल सुंदरी, कलेगी, काली फ्लैमिंगो, कच्छ का रन, ये सब क्या है, प्रवासी पक्षियों का एरिया है। अब भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के द्वारा ये नोट, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 है। जो जैव मंडल का आरक्षित क्षेत्र है वो 18 है। और थोड़ा बहुत गूगल आप कर लीजिए, गूगल लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो 9th क्लास की ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो चुकी है, आपको नोट्स भी सारे मिल चुके हैं, तो आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा और रिविजन करते चलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आगे हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 का, ज्योग्राफी में क्लास 10th की क्लास 10th का अब करेंगे, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो कोई भी इंपॉर्टेंट हमारा है नहीं, तो उसे पढ़ने से ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारा यूपीएससी में हमें जो जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे यूपीएससी की सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो।